हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे KCET 2022 के बारे में। KCET है क्या? बहुत सारे लोग जो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम देते हैं उन्हें पता है KCET क्या है, लेकिन चलो आज हम बताएंगे KCET क्या है, उसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, उसका एग्ज़ाम कब होगा और जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग KCET 2022 वो हम आपको देंगे। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे KCET है क्या। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ KCET? ओके, सो द फुल फॉर्म ऑफ KCET इज़ कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, ये तो हो गया आपको उसका फुल फॉर्म। अब इसके बाद अगर हम आएंगे तो ये एग्ज़ाम किस लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है, तो ये एग्ज़ाम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए ही कराया जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारा कोर्सेज है वो आता है, जैसे कि हम इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब चीज़ें हम इस कोर्स में अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद है कि अगर मैंने एग्ज़ाम दे दिया और एग्ज़ाम मेरा निकल गया या कंपटीशन मैंने क्रॉस कर लिया, तो उसके बाद में मुझे कहाँ एडमिशन मिलेगा, तो उसके लिए मुझे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगह पे मुझे एडमिशन मिल सकता है, डिपेंडिंग कि मुझे मार्क्स कितना आया है। उसके बाद KCET के हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये डेट्स जो है, जो आपका टेंटेटिव है, टेंटेटिव डेट्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है, इसका मतलब ये डेट्स चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। बट क्योंकि एक नॉर्मल डेट होता है कि चलो एग्ज़ाम इस मतलब मान लो कि कोई एग्ज़ाम मई में है, तो होता है ना कि 1 मई से लेकर 15 मई तक हो जाएगा, तो ये टेंटेटिव डेट है, ये चेंज होता है, लेकिन थोड़ा बहुत 1 हफ्ता 2 हफ्ता आगे पीछे हो जाता है, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आने की कब तक उम्मीद है? ये एप्लीकेशन फॉर्म 3rd वीक ऑफ अप्रैल 2022 तक आ सकता है। लास्ट डेट कब तक अप्लाई कर सकते हैं? तो ये 3rd वीक ऑफ जून 2022। जाहिर सी बात है, हम 2022 की बात करें तो सारा डेट हमारा 2022 में ही होगा। एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड कौन सा एडमिट कार्ड? एग्जाम देने से पहले आपको एडमिट कार्ड आएगा, जिससे आप एग्जाम सेंटर पे लेके जाएंगे। ये एडमिट कार्ड आएगा 2nd वीक ऑफ जुलाई 2022 में। एग्जाम का दिन कब है? लास्ट वीक ऑफ अगस्त। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ अगस्त, यानी कि आप रख लो कि 22 से 31 तक के बीच में। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आएगा 1st वीक ऑफ सितंबर, मतलब 1 से लेकर 10 तक के बीच में। काउंसलिंग होगा 2nd वीक ऑफ सितंबर, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 10 से लेके 15 तक या 20 तक। ठीक है, ये डेट आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़्यादा होने का चांसेस नहीं होता है। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो मिलेगा वो आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। ठीक है, ओके। हाँ, अगर आप एलिजिबल हैं उसको भरने के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि अभी हम आगे बताने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, अगर आप एलिजिबल हैं उसको भरने के लिए तभी आप फॉर्म भरें, वरना आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अपना नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया या आधार कार्ड नंबर हो गया, ये सब चीज़ें अगर पूछ रही है, ये सब चीज़ आपको सही सही भरना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें अगर एक बार आपने गलत भर दी तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद जब आपका काउंसलिंग होगा तो फिर आपसे अगर नेम गलत है या फादर्स नेम में गलती है तो फिर आपको वहाँ पे बैठने नहीं दिया जाता, आपको हटा दिया, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो लेकिन अगर इसके अलावा कुछ गलती है, जैसे कि मान लो एड्रेस में गलती हो गई, थोड़ी बहुत छोटी मोटी बीच में कोई गलती हो गई, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हैं। वो KCET एप्लीकेशन करेक्शन के ज़रिए आप, ये भी ऑनलाइन ही होगा, इसके ज़रिए आप उसको जा करके करेक्ट कर सकते हैं। उसका तो एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे GM हो या 2A 2B 3A 3B, ये सब है कैंडिडेट ऑफ कर्नाटका के लिए। कैंडिडेट ऑफ कर्नाटका के लिए 500 रुपये है। ठीक है, उसमें अगर SC ST अगर आप कैंडिडेट ऑफ कर्नाटका है या फिर फीमेल ऑफ कर्नाटका है, उसके लिए 250 रुपये। अगर आप कर्नाटका से बाहर के हैं या फिर सॉरी अगर आप इंडिया से बाहर के हैं तो उसके लिए 5000 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो इंडिया से बाहर वालों थोड़ा सोच समझ के भरना, 5000 रुपये इसके। उसके बाद है आउटसाइड कर्नाटका स्टेट, अगर आप है तो इंडिया से लेकिन कर्नाटका से बाहर है तो आपको लगेंगे इसके 750 रुपये। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि वो चीज़ें आपको फुलफ़िल करनी पड़ती है, तभी जा करके आप उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अगर आप वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के बावजूद आपको वहाँ पर एग्ज़ाम के बाद आपको कॉलेज नहीं दिया जाएगा, कॉलेज आपको अलॉट नहीं किया जाएगा, भले आप एग्ज़ाम का कट ऑफ ही क्यों ना क्रॉस कर लें। तो कैंडिडेट जिसका 10th 12th रिकॉग्नाइज बोर्ड, जिसको हर इंडिया का जो भी पर्सनल बोर्ड, जैसे आपका महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, जैसे आपका कर्नाटक बोर्ड हो गया, जैसे आपका UP बोर्ड हो गया, जैसे आपका बिहार बोर्ड हो गया, या फिर CBSE ICSE, कोई भी एक रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए जो है जिससे आप क्लास 12th किए हो। उसके बाद कैंडिडेट शुड हैव फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए।
उसके बाद अगर हम बात करें उसमें मार्क्स कितने होना चाहिए, तो मार्क्स जो होने चाहिए वो 45% होने चाहिए। 45% मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स आपका नंबर ये होगा, सब्जेक्ट होगा, उसका नंबर ऐड करेंगे आप और अपॉन डिवाइड बाय 300 कर देंगे, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। इस तरह से अगर आप निकाल लें या फिर आपको पता होगा कैसे करते हैं तो ये आप करके देख लेंगे। लेकिन आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो परसेंटेज होना चाहिए, टोटल परसेंटेज की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की परसेंटेज की बात करिए। 45 होना चाहिए किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, और 40%, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, 40% होनी चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए पीसीएम में। और जो स्टूडेंट अभी 12th का एग्जाम देंगे, यानी कि इस साल जो 12th का एग्जाम देंगे, वो भी इस एग्जाम के अंदर अपीयर हो सकते हैं, उनके लिए भी एग्जाम दिया जा सकता है। लेकिन जब भी आप ये एग्जाम देंगे तो एग्जाम देने के बाद आपको रिजल्ट अपने साथ लेके जाना होगा। जो आपका रिजल्ट होगा वो आप साथ लेके जाएंगे, तभी जाकर आपका एडमिशन होगा। एग्जाम तक आपके पास रिजल्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम के बाद आपको रिजल्ट एडमिशन के लिए लेके जाना होगा। अगला बात करते हैं बीआर के स्टूडेंट के लिए। बीआर के स्टूडेंट के लिए क्या है कि जो लोग बीआर के लिए जो है अप्लाई करें, स्टूडेंट की तो बात नहीं है, अभी तो अप्लाई करेंगे, तो जो बीआर में जाना चाहते हैं उनके लिए रिकॉग्नाइज से 10th-12th होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड से। अच्छा, उनका जो स्कोर होना चाहिए वो स्कूल में जाकर 50% होना चाहिए, ठीक, और 45% रिजर्व कैटेगरी की, मतलब जिनको रिजर्वेशन कैटेगरी है, जैसे SC है, ST, इनके लिए 45%। उसके बाद हम कैंडिडेट को जो है मैथमेटिक्स में 12th में मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि मैथमेटिक्स नहीं रखते हैं तो फिर आप ये एग्ज़ाम के लिए अवेल नहीं कर सकते, आप ये एग्ज़ाम आपके लिए नहीं होगा, आप दोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड स्कोर इन NATA का एग्ज़ाम को भरना होगा, ज़रूरी होगा, और उसमें आपको एक वैलिड स्कोर चाहिए जितना ये मांगता है। उसके बाद है BV SC एंड AH। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए भी हमारे पास 10+2 होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। उसके बाद क्या होता है कि आपको 50% होना चाहिए एटलीस्ट पूरे के पूरे इसमें, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यहाँ पे मैथ्स नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में 50% होना चाहिए, और 45% होना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं। और जो स्टूडेंट यहाँ पे वही चीज़ है, तीनों चीज़ में कि अगर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग में 12th, मतलब अभी अगर आप 12th का एग्ज़ाम आपको देना है तो आप भर सकते हैं ये फॉर्म, लेकिन फिर जब आप एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पे सारा रिजल्ट वगैरह लेके जाना होगा। हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न किस टाइप का होगा। तो ये एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, मतलब आपको जिस सिटी में आपने दिया होगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे एक सिटी, मतलब बहुत सारे एग्जाम के सेंटर होंगे, आप जिस सेंटर में आपने भरा होगा उस सेंटर के हिसाब से आपको आपका मिलेगा कि आपको एग्ज़ाम कहाँ पे है, ठीक है, कौन से स्कूल में है या फिर कौन से कॉलेज में, उसी हिसाब से फिर आपको ऑफलाइन में कंडक्ट कराना होगा जहाँ पे आपने सेंटर दिया होगा। उसके अलावा कि हम बात करें यहाँ पर तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, मतलब 4 में से एक ऑप्शन जो सही रहता है, ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी लिखने वाला सवाल होगा, सारा का सारा क्वेश्चन होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। आपको सिर्फ उसमें जो कहते हैं बबलिंग करना होता है, मतलब 1 2 3 4 जो हमारे पे होता है उस तरह से आपको ABCD करके लिखना पड़ता है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो 60-60 नंबर का है। अभी हम आके देखेंगे किस तरह से ये वेटेज है। सब सब्जेक्ट जो भी आपका होगा उसका 60 नंबर का वेटेज होगा, और अगर आपने 1 मार्क्स सही किए, 1 सही आंसर लिया तो आपको 1 नंबर मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है या फिर आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो आप उसमें एक ऑप्शन ले सकते हैं कि हाँ भाई हम उसमें ये कह सकते हैं कि हम उसमें तुक्का मार सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हम उसमें कुछ भी लगा सकते हैं, इससे हमारा मार्क्स नहीं कटेगा। अगर सही होगा तो मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन गलत होगा तो मार्क्स नहीं कटेगा। तो ये प्लस पॉइंट होता है सबके लिए। अगला हम बात करें इस तरह से कि फिजिक्स में 60 नंबर होगा, केमिस्ट्री में 60 नंबर होगा, मैथ्स में जैसे आपने बीटेक की बात की तो मैथ्स वहाँ पे होता है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के लिए बायोलॉजी होगा तो वहाँ पे आपको मैथ्स या बायोलॉजी का 60 नंबर का होगा, इसलिए टोटल मार्क्स आपको 180 का होगा, और 180 क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 180 मार्क्स का क्वेश्चन 180 क्वेश्चन होगा। इसके लिए आपको 80 मिनट का शॉर्ट टाइम दिया जाएगा। बाकी इस पर एक और वीडियो जो मुझे बनानी है जिसमें मैं बताऊँगा कि कहाँ कहाँ आपको कौन सा सिटी है जिसमें आपको सेंटर मिल सकता है, और क्या बाहर के स्टूडेंट का कितना परसेंट, उसको अगर मान लो अगर आप कर्नाटक से नहीं हो तो आपको कितना परसेंट सीट रिजर्वेशन मिलेगा, अगर आप कर्नाटक से हैं तो आपको कितना रिजर्वेशन मिलेगा। ये सारी बात हम करेंगे अगली वीडियो में। फिर हम यही बात करेंगे काउंसलिंग में किस कॉलेज का कितना नंबर जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही बहुत सारी अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।